नमस्कार। आज हम अध्ययन कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसमें हमारे लिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें क्या रहेगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इसके कालक्रम को। तो इसका कालक्रम कितना है? इसका कालक्रम तो सर्वमान्य जो मत है वो है इसका 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कब से कब तक का? 2350 से 1750 ईस्वी तक। अब देखिए हमें इसमें देखना पड़ेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है हड़प्पा सभ्यता। क्या कहेंगे इसको? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि जो सर्वप्रथम जिस स्थल की खुदाई हुई थी, सर्वप्रथम जिस स्थल की खुदाई हुई थी उसका नाम था हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसकी खुदाई किसने की थी? देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो खुदाई हुई थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो प्रमुख नगर थे, ये किसके नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। लेकिन खुदाई किसने की थी? उत्खनन करता कौन था? हड़प्पा का था 1921 में दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये हड़प्पा? ये बसा हुआ अपनी रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ था। और वर्तमान में ये कहाँ है? ये पाकिस्तान के वर्तमान पाक के मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जो जिला है, कहाँ ये? किस प्रांत में? पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला, वर्तमान में हड़प्पा वहाँ है। और फिर आता अपना मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई की थी 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी। किसने? आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 ईस्वी में। ये कहाँ है? ये भी वर्तमान पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है उसके ज़िले का नाम है लरकाना जिला। कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसका जिला का नाम है लरकाना जिला। वहाँ पे मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में है। और किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है? ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख नगर है। तो ये तो उसका कालक्रम हो गया। और ये हो गया कि हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थे, किसने इसका उत्खनन किया था, ये वर्तमान में कहाँ पर हैं और इसके जो किस नदी के किनारे ये बसे हुए हैं। अब हम इस पे चर्चा करें, जैसे कि इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक था। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम आ गया। ठीक है, तो उत्तर में था ये मांडा। वर्तमान में कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर। मांडा जो स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर की तरफ विस्तार था वो था अंतिम रूप में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में था देमाबाद। देमाबाद ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। पूर्व में कहाँ आ गया? आलमपुर।
पूर्व में इसका विस्तार कहाँ तक है, आलमपुर। ये कहाँ है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो ध्यान में रखना आलमपुर यूपी। पश्चिम में आ गया सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर, ये कहाँ है, पाक में, पाकिस्तान में। ठीक है, तो उत्तरी में हो गया मांडा, दक्षिण में होगा देमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्व में होगा आलमपुर जो यूपी उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में होगा सुत का गेंडोर, यानी उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम में यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का इस क्षेत्र में विस्तार था। तो ये तो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके साथ साथ हम अध्ययन करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता है वो इसके जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है और उसी रूप में धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का उदय होता है, यानी उसका उत्थान होता है। तो वैदिक सभ्यता का समय कब से कब तक का रहेगा, 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। अब देखिए इसमें वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो वैदिक हो गया और एक हो गया उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक, अब वैदिक में तो सिर्फ एक वेद आता है, कौन सा आएगा, ऋग्वेद। ठीक है ना, ये किस में आएगा, सिर्फ वैदिक में, और इसका समय रहेगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, क्योंकि ये पूरी वैदिक सभ्यता यानी 1500 से 600 तक तो ये दोनों शामिल है इसमें, लेकिन हम पर्टिकुलर बात करते हैं ऋग्वेद की, तो इसका समय आएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। फिर आता उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में बाद के जो अंतिम जो 3 वेद हैं, कौन कौन से, एक तो यजुर्वेद, और ये तो दूसरा वेद हो गया, और इसके बाद में तीसरा है सामवेद, और चौथा है अंतिम अथर्ववेद। ये जो 3 वेद आते हैं ये आते हैं उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, इसके अलावा संहिता, इसके अलावा आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, और इसके बाद में उपनिषद, उपनिषद आते हैं। तो देखिए ये किसके अंतर्गत हैं, किस काल में आएंगे, ये आएंगे अपने उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना, ये आते हैं अपने इसी उत्तर वैदिक काल में। 3 तो ये ग्रंथ आ गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता, आरण्यक, उपनिषद। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, वेदों को समझने के लिए, जो ये वेद हैं इनको समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई थी उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। संहिता क्या थी, इन तीनों वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता था, संहिता। आरण्यक होते थे जंगलों में जिन ग्रंथों की रचना की गई थी, ठीक है ना, एकांत स्थल पे, एकांत जगह में जिन ग्रंथों की रचना की गई थी उन्हें आरण्यक यानी जंगलों में जिन ग्रंथों की रचना हुई थी। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, उप प्लस नी प्लस सद, उपनिषद। उप का मतलब हुआ समीप, ठीक है, नी का मतलब हुआ निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक, सद का मतलब हुआ अच्छी भावना, सद का मतलब अच्छी भावना के साथ, अच्छी भावना के साथ, यानी गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर अच्छी भावना के साथ हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही उपनिषद है। ठीक है, अब उपनिषदों के बारे में इसमें बताया जाता है कि ये आत्मज्ञान से संबंधित है, ये इसमें हमें जो भी जानकारी है वो मिलती है, या जो हम कहेंगे दार्शनिक जो विचार हैं वो हमें उपनिषदों से ही मिलते हैं। दार्शनिक विचार जैसे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर है कि नहीं है, इस सृष्टि का रचयिता कौन है, इन जैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों का अगर हमें जवाब चाहिए तो हमें उपनिषदों की तरफ जाना पड़ेगा। इससे संबंधित काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ये तो अपना उपनिषद हो गया। इसके साथ साथ अगर हम इसके आगे की बात करें तो ये जो वैदिक सभ्यता थी
तो इसमें पहला जो आता है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या जानकारी मिलती है? प्राचीन कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से उपलब्ध हो जाती है, ऋग्वेद से हमें मिल जाती है। अब ऋग्वेद में देखिए क्या है, 10 तो इसमें मंडल हैं। कितने मंडल हो गए? 10 मंडल, 1028 सूक्त। कितने सूक्त हैं? 1028। और मंत्र कितने हैं? 10,552 मंत्र ऋग्वेद से हमें ये मिलता है। फिर आता अपना यजुर्वेद। यजु का मतलब होता है यज्ञ। यजु का मतलब क्या होता है? यज्ञ, यानी जो प्राचीन समय में यज्ञ करने के विधि विधान थे, किस रूप में यज्ञ किया जाता था, यज्ञ करने का तरीका क्या था, विधि विधान क्या था, इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। फिर अपना तीसरा आता है सामवेद। साम का मतलब होता है गान। साम का मतलब होता है गान, यानी गाए जाने वाले मंत्रों का उच्चारण। ठीक है, ये मिलता है सामवेद में। और एक आपको ध्यान रखने की ये जो बात है वो है कि भारतीय संगीत शास्त्र, जो भारतीय संगीत शास्त्र है उसका पहला ग्रंथ सामवेद को ही माना जाता है। भारतीय जो संगीत शास्त्र है उसका पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। फिर आता अपना अंतिम अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से हमें प्राचीन कालीन चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो आडंबर थे उसके बारे में हमें अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। तो ये हमने मोटे मोटे रूप में जो वैदिक सभ्यता थी उसका अध्ययन किया है। अब हम नेक्स्ट अध्ययन वीडियो में करेंगे।